नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे वायरल बुखार के बारे में, किस तरह से मानसून के समय पे ये बढ़ जाता है। इस बीमारी को लेकर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। मानसून के दौरान होने वाली बीमारियों में वायरल के बढ़ने का खतरा बढ़ता जाता है। जागरूकता की कमी से वायरल बुखार अक्सर अज्ञात रहता है, उसके नतीजे में बढ़कर अंतिम चरण को पहुंच जाता है। इसके अलावा तेज बुखार को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स की मदद से खुद इलाज की आदत दिक्कतों के जोखिम को बढ़ा देती है। वायरल बुखार का मतलब है वायरस होने वाला बुखार या वायरल संक्रमण। ये बिल्कुल बुखार की तरह होता है, हालांकि उसके शुरुआती दौर में शरीर के बहुत ज्यादा थक जाने, मसल या शरीर में तेज दर्द का एहसास हो सकता है। इसी के साथ मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी कई बीमारियों को वायरल न्योता दे सकता है। वायरल बुखार वायु जनहित बीमारी है। इसके अलावा ये दूषित पानी के फैलाव से भी हो सकती है, जिसको पानी से होने वाला संक्रमण कहा जाता है। वायरल बुखार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण एक जैसे हो सकते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप वायरल बुखार और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाले बुखार में फर्क कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल बुखार के बीच अंतर को कुछ इस तरह समझें। वायरल बुखार के लक्षण कई अन्य बीमारियों के लक्षण जैसे होते हैं। आपके लिए इस बीमारी के विशेष लक्षण जानना जरूरी है, ताकि वायरल बुखार और दूसरी बीमारियों के बीच फर्क करना आसान हो जाए। आपको शरीर के रक्तचाप की जांच करनी है, तो कुछ इस तरह की वजह आपके सामने हो सकती है। वायरल बुखार के लक्षण: नियमित अंतराल पर होने वाला बुखार, कंपकपी के साथ बुखार आना, दवाओं के इस्तेमाल से भी बुखार कम ना होना, लंबे समय तक बुखार रहना, जोड़ों के पास दर्द होना, शरीर में दाने निकलना, चेहरा फूल जाना और उल्टियां आना। वायरल बुखार होने के कुछ कारण भी होते हैं। हमारे शरीर के अंदर कई वायरस का ठिकाना होता है, जो संक्रमण के खिलाफ लड़ता है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन कमजोर इम्यूनिटी की वजह से इन गुड वायरस की संख्या शरीर में कम हो सकती है, जो शरीर को बाहरी संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने में असक्षम बना सकता है। इसके अलावा वायरस से होने वाले बुखार या बुखार के कारण अचानक या धीरे धीरे हमारे शरीर के तापमान ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि हमारे शरीर के वायरस शरीर के अंदर घुस रहे बाहरी वायरस से लड़ रहा होता है। ये बाहरी वायरस किसी भी स्वस्थ इंसान के अंदर तेजी से फैल सकता है। वायरल बुखार को रोकने के लिए आप इस तरह देखभाल कर सकते हैं: शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना। इसके अलावा अपनी रोजाना की डाइट में पौष्टिक पोषक तत्वों को शामिल करना। वायरल बुखार से बचाव: रेफ्रिजरेटर में रखा पानी न पिएं, ठंडी सामग्री खाने से बचें, सादा या फिर गुनगुना पानी पिएं, आराम करें और तरल पदार्थ अधिक लें, खाने में दाल, चपाती और हरी सब्जी लें, मौसम फल खाएं और रात को दूध पिएं। मानसून के दौरान अगर आपको तेज बुखार या शरीर में दर्द महसूस होता है, तो तुरंत लापरवाही न करें। वायरल बुखार एक वायरस से संक्रमित समस्या है, इसमें एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। ये बुखार कम से कम 3 से 4 दिन अथवा ज्यादा से ज्यादा 2 सप्ताह तक रह सकता है। अगर आपको वायरल बुखार हुआ है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और सही इलाज कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट के माध्यम से वायरल बुखार के बारे में बताया। इसको लेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रखर गर्ग। डॉक्टर प्रखर गर्ग, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। थैंक यू। डॉक्टर गर्ग, सबसे पहला तो यही सवाल है कि देखिए, मानसून की शुरुआत जिस तरीके से होती है, तो तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो जिस तरीके से बीमारियां शुरू होती, सबसे पहला अहम कारण वायरल ही समझा जाता है। आखिरकार किस तरीके से ये वायरल शुरू होता है? देखिए, बुखार किसी भी प्रकार का हो, उसके जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे बुखार आना, शरीर में दर्द, कहीं पे रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होता है जिसमें कि गला खराब, खांसी आना, बदन दर्द, सर दर्द, ये सारी चीजें एक कॉमन लक्षण है जो कि किसी भी बुखार के होते हैं। मॉनसून के बाद देखा जाता है, जब मॉनसून शुरू होता है उसके बाद सब लोगों को ये पता होता है कि अब इस समय वायरल
जो है वायरल फीवर हो गया या जैसे डेंगू जैसे बुखार ये ज्यादा स्प्रेड करते हैं। तो हमें इनिशियली सबसे ज्यादा जरूरत है इनिशियली ये जानने की कि ये बुखार वायरल बुखार है, ये मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है, या फिर ये कोई फ्लू की वजह से ये बुखार हो रहा है, क्योंकि तीनों में अप्रोच डिफरेंट होती है और ट्रीटमेंट लाइन भी डिफरेंट होता है। तो हमेशा इनिशियली से बुखार आने पे ये सोचना कि वायरल है, वो कुछ हद तक ठीक है, बट उसके और भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि मानसून के बाद जब बुखार आता है तो हम वायरल के अलावा डेंगू, मलेरिया इन सब के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और जो कि आपके डॉक्टर की सलाह के बाद आप एक दिन बुखार 2 दिन के लिए आप वेट कर सकते हैं कि आपने सिंपल पैरासिटामोल लिया, बट उसके बाद डॉक्टर की ओपिनियन लेके आगे का ट्रीटमेंट और इवैल्यूएशन कराना चाहिए। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर गर्ग, अभी आपने इस दौरान कहा है कि जैसे डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ या मलेरिया हुआ, ये जो तमाम तरह की जो बीमारी हैं ये मौसम के दौरान बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन बात अगर हम इनके लक्षणों की करें, क्योंकि देखिए सभी के लक्षण मोस्टली एक एक समान ही होते हैं। जैसे सबसे पहले हम होता है कि सिर दर्द होना, तेज बुखार होना, कभी कम हो जाना। तो हम किस तरीके से पहचाने कि आखिरकार हमें वायरल फीवर है या हमें डेंगू हुआ है या चिकनगुनिया हुआ है? जब जैसे अगर प्रैक्टिकली बताऊं, जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं अगर बुखार की कंप्लेन के साथ आया है, और बुखार में कि अगर वायरल है तो वायरल में रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर देखा जाता है, जैसे कि गला खराब होना, खांसी होना। बाकी अगर डेंगू चिकनगुनिया के लक्षण देखें तो इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, मतलब शरीर में इतना दर्द होता है कि असहनीय दर्द होता है मरीजों को। तो वो एक पहला लक्षण है जब हमें उसकी तरफ सोचना होता है। एक जनरल इवैल्यूएशन के लिए हम पेशेंट का सिंपल सीबीसी जो कंप्लीट ब्लड काउंट है वो एडवाइस करते हैं, जिसमें कि प्लेटलेट काउंट देखे जाते हैं। प्लेटलेट काउंट अगर किसी को डेंगू है तो यूजली प्लेटलेट काउंट 5 से 7 दिन तक प्लेटलेट काउंट गिरते हैं। तो हमेशा जब हम रिकमेंड करते हैं तो बुखार को 3 दिन हो जाता है उसके बाद ही टेस्ट के लिए बोला जाता है। अगर कुछ उसमें रेलेवेंट है, अगर प्लेटलेट गिर रहे हैं तो हमें आइडिया लगता है कि हाँ ये डेंगू के तरफ मरीज के जो लक्षण है उसको डेंगू की तरफ सोचना है, और उसी हिसाब से उसको आगे के लिए बताना है कि कब कितने टाइम पे प्लेटलेट चेक होनी चाहिए और क्या ट्रीटमेंट देना है। चिकनगुनिया के केस में भी यही होता है, क्योंकि जो ये दोनों बुखार हैं इसमें दर्द पेन क्योंकि ज्यादा होता है, तो हमें पेन किलर भी लिमिटेड अमाउंट में दे सकते हैं, क्योंकि अगर प्लेटलेट कम है तो बहुत ज्यादा दर्द की दवाई नहीं दे सकते उसमें। जबकि अगर सिंपल वायरल बुखार है तो उसमें आप मरीज को पेन किलर पैरासीटामोल ये सब दे सकते हैं। डेंगू में यूजली साथ में सर में दर्द, उल्टी का जी होना, साथ में पेट में भारीपन, ये सब लक्षण भी दिखते हैं, क्योंकि इसमें गॉल ब्लैडर में सूजन आना, पेट में थोड़ा पानी आ जाना, फेफड़ों के आसपास पानी होना, इस तरह के लक्षण दिखते हैं। तो अगर हम एलएफटी जब कराते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें जो उस लिवर के मार्कर्स हैं वो भी यूजली बढ़े हुए ही पाए जाते हैं। और अगर आप डेंगू का टेस्ट 2 तरीके का होता है, जैसे एक कार्ड टेस्ट होता है, एक अलाइजा टेस्ट होता है। अगर कार्ड टेस्ट भी नेगेटिव है तो अलाइजा टेस्ट के लिए जाना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। क्योंकि ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो डेंगू में सिर्फ हमें मॉनिटरिंग करनी होती है, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। इसमें सिर्फ फ्लूइड मैनेजमेंट जरूरी है, प्लेटलेट मॉनिटरिंग जरूरी है, और जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वो दिया जाता है, जैसे कि किसी को उल्टी है तो उसकी दवाई देना, पेट में भारीपन है तो उसकी दवाई देना, लिवर के टेस्ट बढ़े हुए हैं तो उसके, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हाँ। और अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग वाले सिम्टम्स हैं कहीं से भी, कि मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, या कोई खांसी में बलगम में अगर मरीज को थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है या कुछ है, तो उस समय हमें थोड़ा सा विजिलेंट होने की जरूरत है। और अगर प्लेटलेट कम है तो उस समय अगर प्लेटलेट एक मात्रा, जैसे कि एक ऑप्टिमम लेवल होता है, अगर उससे ज्यादा भी है और ब्लीडिंग है तो उस समय हमें मरीजों को प्लेटलेट चढ़ाने के लिए भी राय देनी पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर गर्ग, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं आखिरकार उन्हें क्या कुछ खास समस्या है। जी। हेलो। सुन पा रहे हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? आप मेरा नाम मैम अनुज है। अनुज, क्या समस्या है आपको? मैं ये था मैम कि करीब 5 दिन हो गए हैं, फीवर आ रहा है और सर में काफी दर्द रहता है और कुछ खाने का मन नहीं करता है, वोमिटिंग भी होती है अगर कुछ खाते हैं। दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इन्हें 5 दिन से बुखार है और इन्हें वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है। अनुज जी, देखिए जैसे आपके सिम्टम्स हैं अभी, जैसे मैंने बताया कि अगर हम वायरल के अलावा इस मौसम में अगर बुखार की बात करें, जैसे डेंगू में उल्टी का जी होना, सर में भारीपन, पेट में भारीपन, ये कॉमन लक्षण होते हैं। और इसमें दवाइयों का जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एंटीबायोटिक और इन सब का रोल नहीं होता। अगर आप ये सब दवाई खा रहे हैं तो उससे आपको कोई बहुत इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। आप पहले इसको क्लियर करिए, जैसे कि आप सिंपल अगर डेंगू का टेस्ट नहीं भी करा रहे हैं तो एक प्लेटलेट काउंट जरूर चेक कराइए अपना, कि अगर आपके प्लेटलेट कम है तो हमें उस डायरेक्शन में सोचना है, तो एंटीबायोटिक का बहुत सर रोल नहीं रहेगा इसमें। सर 5 से 7 प्लेटलेट्स के दिन का बारे में टाइम बताया होता है कि एक एक लाख बता रहे हैं। है। कितना? 1 लाख? जी अगर 1 लाख है तो प्लेटलेट आपके कम की तरफ है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख होता है। तो अगर आपका बुखार का जी चौथा पांचवा दिन है और आपने अगर टेस्ट कराए हुए 1 दिन या 2 दिन हो गए हैं, तो अपना प्लेटलेट रिपीट कराइए, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट हर दिन कम होता है। इवन एक टाइम के बाद ऐसा भी होता है कि हमें सुबह शाम प्लेटलेट मॉनिटरिंग करनी होती है, जब प्लेटलेट काउंट हम्म 70 या 60 हजार से कम आ जाता है। तो इसमें हम्म एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता। ये हम्म सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही आपको लेना पड़ेगा। जैसे अगर उल्टी का आपको जी है तो उल्टी की हम्म दवाई लेंगे आप, पानी का इंटेक बढ़ाइए, हम्म हाइड्रेशन अपना प्रॉपर रखिए, हम्म। पैरासीटामोल खाइए सिर्फ, और एंटीबायोटिक के लिए अभी ना जाएं अगर आपका प्लेटलेट कम होता जा रहा सर है। अगर इसके अलावा, हाँ एंटीबायोटिक के जी, लिए जी मैं बता रहा हूँ, मेरी दवा जो एंटीबायोटिक चल आपको, रही है वो हाँ पेरिस्टामूल, अजिथ्रोमाइसिन 650 mg और बीकासूल है, और जेंटिक बेटनिसाल भी दे रहे हैं क्योंकि जुकाम भी है साथ में, ये सब चीजें दे रहे हैं। हाँ, तो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। मैंने यही आपको बोला कि एंटीबायोटिक, अगर ये डेंगू है तो एंटीबायोटिक का बहुत रोल नहीं होगा इसमें। आपको अपना फ्लूइड हम्म इनटेक, हाइड्रेशन प्रॉपर करना है, पैरासीटामोल लेनी है। और इसका जैसे हम्म कोई भी वायरल का भी टाइम होता है कि 5 से 7 दिन का, डेंगू में भी ऐसे ही होता है कि 7वें दिन के बाद अपने आप रिकवरी शुरू होने लग जाती है। 7 दिन तक सिम्टम हम्म रहते हैं, जिसमें कि बुखार 4 से 5 दिन रहता है, और छठवें सातवें हम्म दिन प्लेटलेट ज्यादा गिरते हैं, उसके बाद उस समय बुखार नहीं होता। और अगर आपका प्लेटलेट गिर नहीं हाँ रहा है उतना, ये 1 लाख या बढ़ना शुरू हो गया है, तो फिर टाइफाइड और अदर जो दूसरी बीमारियां हैं उनके हिसाब से सोचने की जरूरत है। और आपकी तब एंटीबायोटिक और उसका रोल होगा, और उस हिसाब से आपकी एंटीबायोटिक चेंज होने की भी जरूरत है। और मेरी आपको सलाह यही होगी हम्म। कि आप सबसे पहले अपना प्लेटलेट जरूर रिपीट कराइए, साथ में अपना सर लिवर ये फंक्शन टेस्ट कराएं, पहले क्योंकि चेक कराया था तो 1,30,000 आया, फिर 1 लाख, और फिर एक बार 90,000 हुआ, तो फिर 1 लाख हुआ है। कई बार चेक हो चुका है हाँ, क्योंकि हाँ, तो पॉसिबिलिटी लगातार डेंगू बुखार डॉक्टर। की ही ज्यादा है आपको। जी तो इसमें जैसे 7 दिन तक ये सिम्टम्स रहते ही हैं, मैं आपको नहीं सलाह दूंगा कि आप ज्यादा एंटीबायोटिक जाइए, क्योंकि ये इसका टाइम है, ये हम्म अपने टाइम पे 7 दिन में रिकवर होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके प्लेटलेट ऐसे हम्म फ्लक्चुएट हो रहे हैं कि कम हुए फिर बढ़े, कम हुए बढ़ रहे हैं, तो ये हम्म हमें लगभग डेंगू की तरह ही पूरा इंडिकेशन देते हैं। तो इसमें कोई इसमें से घबराने की बात नहीं है। अ, आप अच्छा साथ में सर, लिवर फंक्शन एक टेस्ट चीज और जरूर पूछना कराइए। चाह रहे हैं। जी हाँ जी। सर, एक चीज और पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पड़ोस के लोग हैं, वो बोलते हैं कि बकरी का दूध लो और पपीते के पत्ते का जूस पियो। इन सब चीजों से क्या प्रभाव हम्म। पड़ेगा? प्लेटलेट्स वगैरह बढ़ेंगी क्या? देखिए, ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। डेंगू टाइम आता है तो उस समय बकरी का दूध, पपीते के पत्ते, गिलोय, कीवी, ये सारी चीजों की हम्म बिक्री भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक ये मिथ है कि इस चीज से बढ़ता है। बट अगर मैं आपको, क्योंकि देखिए मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको इन चीजों के बारे में बहुत डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा। पर कभी कभी जी गिलोय, पपीते के पत्ते, इनसे क्या होता है कि सीवियर गैस्ट्राइटिस होने लग जाता है। गैस्ट्राइटिस कभी होता है हम्म तो उसकी वजह से ऑलरेडी, जैसे आपको अभी ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि पेट में भारीपन है, उल्टी का जी हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। बकरी का दूध ये सब हो गया, हम्म आप ले सकते हैं, फायदे का पता नहीं, पर नुकसान तो नहीं होगा। तो डेंगू में हम्म अगर है तो उसके अगर 7 दिन में रिकवरी अपने आप ही होने लग जाती है। और कम लोग होते हैं जिनको हम्म प्लेटलेट चढ़ाने की पड़ती है, नहीं तो अपने आप रिकवर होते हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है, जैसे हम अपने डेली रूटीन में मरीज अस्पताल में आते हैं जो भर्ती हैं, उनको देखते हैं कि अगर हम हम्म प्लेटलेट चढ़ाते भी हैं तो वो जरूरी नहीं है कि हम्म प्लेटलेट वो बढ़ते चले जाए। अगर तीसरे चौथे दिन में प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है तो उसका टाइम है 7 दिन तक,
वो फिर से वापस गिर भी हम्म जाते हैं प्लेटलेट। तो कई बार ये मरीजों का सवाल होता है कि ट्रीटमेंट चढ़ाने के बाद भी हमारे प्लेटलेट फिर क्यों गिरे, क्योंकि वो उसका एक फेज है, हम्म वो उसका एक्टिव फेज है जिसमें वो ये काम करता है। तो पर अगर जैसे टीबी हो गया, बकरी का दूध हो गया, इन सब चीजों का नुकसान नहीं है कोई, फायदा हम्म है या नहीं ये बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम्म बस साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि उल्टी होना या सीवियर गैस्ट्राइटिस होना, ये सब चीजें थोड़ी दिक्कत की हम्म चीज होती है, जो अक्सर मरीजों में हम देखते हैं कि जो इन चीजों के लिए जाते हैं, वरना इसकी रिकवरी हम्म। अपने आप कुछ टाइम बाद होने लग जाती चलिए, बहुत बहुत अच्छा सर, शुक्रिया जो अनुज, आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम चंदन पांडे है। चंदन, क्या समस्या है आपको? मैम, मुझे मेरे शरीर में हमेशा हरारत सी मुझे महसूस होती है, मुझे बुखार सा महसूस होता है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि ये नॉर्मल है या मतलब ऐसी कोई बीमारी है जिसका मुझे इलाज कराना चाहिए? है। जी। इसमें जो आपको जैसे शरीर में हरारत रहती है, बुखार सा लगता है, इसमें दो चीजें नहीं हैं, सर, एक बुखार आ रहा है, थर्मामीटर में आता है, या आपको लगता है कि बुखार सा है पर थर्मामीटर में नापने में नहीं आता। नहीं, मेरे शरीर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे बुखार है, मेरे शरीर में पेन भी रहता है। ठीक है। हम्म देखिए, पर अगर आपको बुखार आ नहीं रहा है, बुखार जैसा लगता है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका इस मौसम से या वायरल से बहुत लेना देना हो सकता है, ना हो। सिंपल विटामिन की कमी हो जिन लोगों में, जैसे विटामिन डी, बी12, इन सब की कमी होती है, तो उसकी वजह से भी थकान, शरीर में गिरावट, ये सब सिम्टम्स आते हैं। थोड़ा बहुत डायबिटीज की अगर तरफ सोचें, तो डायबिटीज में भी वीकनेस, लेथार्जी, ये सब सिम्टम्स रहते हैं। और अगर बाई चांस आपके ये लेवल्स भी ठीक है, और शुगर नहीं है, विटामिन डी, बी12, ये सब भी ठीक आ रहा है, और फिर भी शरीर में ऐसा लगता है कि थकावट, जल्दी थक जाते हैं ये सब है, तो आपको अपनी डाइट की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ में डाइट के साथ साथ अपनी डेली रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, योग, ये सब करना जरूरी है। और मेरी सलाह रहेगी कि पहले आप सबसे पहले इस चीज को रूल आउट कराइए कि अगर आपको बुखार थर्मामीटर में नहीं आ रहा है, सिर्फ बुखार जैसा लगता है, थकान सी लगती है, तो आपको अपना विटामिन डी, बी12 चेक कराना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी से अक्सर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। इवन जिन लोगों को इसकी डेफिशिएंसी होती है और कभी थोड़ा बहुत वायरल भी होता है, तो सिम्टम्स और एग्रीवेट हो जाते हैं। जिसको थोड़ा दर्द है, अगर इन सब डेफिशिएंसी है, तो वो जो सिम्टम्स है वो और एग्रीवेट दिखते हैं, और थकान और शरीर में गिरावट, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है सर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुक्रिया साहब। चंदन, आप ने अपनी परेशानी हमारे सामने रखी है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, उनसे भी पूछते हैं उन्हें क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम शिवम है। शिवम, क्या परेशानी है? मैम, मुझे 2 दिन से काफी मतलब तनाव है, तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा ये किस वजह से है, क्योंकि ऐसा कोई कारण भी मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक जबरदस्ती का तनाव है। इसमें शिवम की मैं जानना चाहूंगा कि आपको तनाव जैसे है, तो उसमें क्या परेशानी होती है? आपको नींद ठीक से नहीं आती, या हमेशा चिंता में रहते हैं, या आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या काम में मन नहीं लगता, किस तरह की चिंता रहती है? सर, अभी आपने जितने पॉइंट्स बोले वो सारे पॉइंट्स अभी मेरे पे 2 दिन से यही हो रहा है मेरे साथ। देखिए, चिंता होना बहुत आज का जो वर्किंग सिनेरियो है, आज का जो टाइम है, हर आदमी को चिंता होती है, बट ये एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कोई चिंता थोड़ा ज्यादा करते हैं, कोई कम करते हैं, बट उस केस में बेसिकली आपको ध्यान इस चीज के ऊपर देना कि अगर आपको वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, समझिए कि आप काम पे जाते हैं, वहां पे आपका काम में मन नहीं लग रहा, उसका मन ना लगने का कारण या तो ये है कि आपको वहां पे एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल है, दूसरा ये है कि आपका मन ही नहीं लगता, दूसरा क्या वही सब सोच की वजह से आप रात को जब अपना खाना वाना खा के सोने के लिए लेटते हैं, उस समय भी अगर यही ख्याल आते हैं, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेस आपको है बहुत ज्यादा, जिसकी तरफ आप जा रहे हैं। पर आपको आगे दवाइयों की मदद के लिए ना जाना पड़े, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना डेली रूटीन जो है उसको चेंज करिए। अगर कहीं पे आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, जैसे कि सुबह जल्दी उठ के काम पे पहुंच जाना, रात को आते हुए लेट हो जाते हैं, तो खाना पीना अपना टाइम से करिए। सुबह अपने लिए जरूर
टाइम निकालिए जिसमें कि चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे योगा करें, चाहे सैर के लिए जाइए, 3 घंटा एक्सरसाइज जरूर करें पूरे दिन में। थोड़ा सा जो आपका एक्स्ट्रा टाइम हो उसमें अपना ध्यान जिस चीज से बटे, जो चीज काम आपको अच्छे लगे उन काम की तरफ करिए। अगर टीवी देखना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, वो करिए, या खेलना पसंद है उसके लिए, या आपके कोई दोस्त हैं उनसे बात करना पसंद है, वो करें। अगर और साथ में थोड़ा सा म्यूजिक भी हेल्प करता है इस चीज में। अगर इन सब चीजों के साथ अगर फिर भी आपका चिड़चिड़ापन और ये सब चीजें ऐसे रहती हैं आगे, तो उस केस में अगर मेडिकली देखें तो आप अपना थायराइड लेवल जरूर चेक कराइए। और अगर वो नॉर्मल आता है और इन सारी चीज एक्टिविटीज को फॉलो करने के बाद भी बेटर नहीं होते आप, तो फिर आपको जो साइकियाट्रिस्ट है उनको कंसल्ट करना चाहिए। बट पहले मेरी सलाह रहेगी कि आप इन चीजों को फॉलो करें, मोस्ट likely आप इन सब चीजों से बेटर हो जाए। चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी समस्या हमारे तक रखी है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे वायरल फीवर की, देखिए जो प्लेटलेट्स की जो बातें अभी जो हमारे कॉलर जुड़े थे उन्होंने भी कहा, आखिरकार ऐसी क्या वजह होती है कि डेंगू हो या फिर टाइफाइड हो, इन दोनों बीमारी में सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिलता है प्लेटलेट्स पे मिलता है कि कम हो गई हैं, कभी कभी तो एकदम जानलेवा की पहुंच तक ये प्लेटलेट्स पहुंच जाते हैं। आखिरकार क्या वजह है इसके पीछे की? देखिए क्या होता है कि जैसे हमने बात की कि टाइफाइड, डेंगू, जो हम जिस तरह के बुखार के बोले हैं जिनको हम मॉनसून इलनेसेस बोलते हैं, जो कि बारिश के बाद इस तरह की दिक्कत दिखती है। और कैसे हम बाकी बुखार से इसको रूल आउट करते हैं कि ये वायरस है, डेंगू है, या टाइफाइड है, मलेरिया है। तो इन चीजों के लिए देखिए जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कम प्लेटलेट काउंट जो एक चीज होती है कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ ये पेशेंट डेंगू की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और हम उसको उसी हिसाब से उसका इलाज बताते हैं। तो इसमें क्या होता है डेंगू बुखार में कि जो हमारा बोन मैरो होता है, बोन मैरो का सप्रेशन हो जाता है। तो जहां से बोन मैरो से हमारे प्लेटलेट बनते हैं। तो जब डेंगू जो मॉस्किटो से होता है, एडीज जो मॉस्किटो होता है उसकी बाइट से हो जाता है, तो बोन मैरो का जो जब सप्रेशन होता है तो वो प्लेटलेट बनने नहीं देता। तो जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो कम होते हैं और प्लेटलेट हमारे कम होने लग जाते हैं। तो इससे ये एक मार्कर है जिससे हमें फिर पता चलता है कि हाँ हमें डेंगू की तरफ सोचना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्लेटलेट और भी बुखार होते हैं जिनमें कम होता है डेंगू के अलावा। पर क्योंकि जब हम सीजनल फीवर की बात करते हैं तो इस टाइम पे जब जिसमें बारिश के बाद या मानसून के बाद जब कोई बुखार के साथ आता है, प्लेटलेट कम होता है, तो तब हम उस समय डेंगू के लिए ही सोचते हैं और उसी के आधार पर मरीजों को आगे की सलाह देते हैं और इलाज बताते हैं। बेसिकली बोन मैरो सप्रेशन की वजह कारण होता है, जिसकी वजह से जो कि एक साइट होता है प्लेटलेट प्रोडक्शन का, वो सप्रेस हो जाता है, तो प्लेटलेट इससे नहीं बनता। हाँ डॉक्टर गर्ग, देखिए ये मानसून का जो समय होता है, इस दौरान जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो बच्चों पर पड़ता है। आखिरकार माँ बाप किस तरीके से बच्चों को ध्यान रखें, क्योंकि ये जो बीमारी है वायरल फीवर हुआ या डेंगू या चिकनगुनिया, ये आखिरकार सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करता है। इसके पीछे की क्या वजह है? बच्चों के लिए बात करें वायरल फीवर की, तो अब जैसे हम सब लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आपके क्या सिम्टम्स हैं। हम जैसे अभी कोविड की लहर गई तो हम सबको पता है कि उसके क्या प्रिकॉशन लेने हैं, किस तरह से रहना है, सैनिटाइजेशन है, मास्क, ये सब है। इवन डेंगू के लिए भी हमारे भारत में सब लोग इस चीज के लिए जागरूक हैं कि डेंगू है तो जब बारिश आती है तो बारिश का पानी या कहीं पे घर है तो वहां पे पानी इकट्ठा नहीं रहने देना, ये सब दिक्कत होती है। पर बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि उनको माँ बाप को अवेयर होना जरूरी होता है इन चीजों के लिए, क्योंकि वो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकते इन चीजों के लिए। अगर सिंपल वायरल बोलते हैं या फ्लू बोलते हैं, तो जैसे फ्लू का वैक्सीन लगाना जल्दी, जो कि अब आजकल जरूरी है, वो करना चाहिए। साथ में अगर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड इन जैसे बुखारों की बात करें तो मच्छरदानी लगा के रखना, मच्छर से बचा के रखना, बच्चों को पूरे स्लीव्स के कपड़े पहनाना, और अगर कहीं पे आपके घर में पानी इकट्ठा है तो उसका ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें हैं कि इससे बचाव हो सकता है। अगर बाई चांस इसके बाद भी आपके बच्चे को बुखार होता है तो उसको लाइटली मत लीजिए, उसको ये मत समझिए कि ये वायरल है। अगर वायरल बुखार भी है बच्चे में तो बच्चे सिम्टम्स इतना क्लियरली अपना बता नहीं पाते,
तो उस केस में उनको क्या उनकी हिस्ट्री सब इम्पोर्टेंट होती है कि किस तरीके की दिक्कत है, तो तब डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी होती है, टेस्टिंग इम्पोर्टेंट होती है और उसी हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट एडवाइस जो किया जाए उसको फॉलो करना होता है। घर बिल्कुल। पे रहते हुए जो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं उसमें जो मैंने आपको बताया है इनको फॉलो जरूर करना चाहिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए। डॉक्टर गर्ग, आखिरी में बस एक सवाल कि हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताइए जिससे कि वो ये जो मॉनसून का जो सीजन चल रहा है इस दौरान खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, और साथ ही खान पीन वाली जो चीजें होती हैं किन चीजों से परहेज करें, कौन सी चीजें ऐसी खाएं जिससे जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बेहतर बने, क्योंकि देखिए सारी बीमारियां इम्यूनिटी सिस्टम पर ही डिपेंड होती हैं। जी देखिए, मानसून के बाद, मानसून से पहले या जिस तरह की भी इलनेस होती है, जिस तरह का भी बुखार होता है, तो ये बिल्कुल आपने ठीक बोला कि इम्यूनिटी रिलेटेड है। जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, वायरल जैसे जो बुखार हैं वो डेफिनेटली उन लोगों में ज्यादा दिखेंगे। हालांकि जो अदर मॉनसून इलनेसेस हैं, जैसे कि हम चिकनगुनिया की बात करें, डेंगू की बात करें, तो इसमें ये क्योंकि मच्छर के काटने की बीमारियां हैं, तो इसमें इम्यूनिटी का रोल है। पर हाँ, इसमें अगर किसी की इम्यूनिटी अच्छी भी है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको ये बीमारी नहीं हो सकती। तो हमारे जो दर्शक हैं उन लोगों के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि जैसे हमने कोविड में बात की थी, ये हमने बहुत अच्छी तरह उसको मैनेज किया सब लोगों ने मिलके, क्योंकि उसकी क्या क्या चीजें थी जिससे बचाव हो सकता था उसको अच्छी तरह से सबने पालन किया। ऐसे ही जब मॉनसून इलनेसेस होती हैं उनको, उनके लिए आपको, जैसे अभी मैंने बताया कि मच्छर, सबसे पहले मच्छर कीड़े इन सबसे बच के रहना, इसके लिए घर में मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करना, मच्छरदानी यूज करना, आपका जो खाने पीने का सामान वो प्रॉपर कवर रहना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बैलेंस डाइट में आपके खान पान में पानी की मात्रा अच्छी रहनी चाहिए, साथ में फल सब्जी ये सब अच्छी तरह खाएं, बाहर का खाना खाना अवॉइड करें, स्पेशली जंक फूड और ये सब होते हैं इनको स्पेशली अवॉइड करें या बहुत लिमिट में लें इन चीजों को जब तक जरूरत ना हो। और अपना रेगुलर इम्यूनिटी के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या जो कोमॉर्बिडिटीज है लोगों में, जैसे शुगर के मरीज हो गए, ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, किडनी पेशेंट हो गए, उन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है तो उनको इन्फेक्शन जल्दी लगता है। तो हालांकि उन लोगों के लिए ये स्पेशल प्रिकॉशन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वायरल अगर फ्लू जैसे है, अब जैसे स्वाइन फ्लू और ये सब भी आता है इस टाइम पे जिसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, तो उसके लिए फ्लू का, निमोनिया का वैक्सीन, ये जो भी हमारे 50-55 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं वो इसको लगाएं जरूर, और डॉक्टर स्पेशली जिनको गर्ग, समय का कोमॉर्बिडिटीज अभाव है। के चलते कार्यक्रम यहीं पर ही रोकना होगा। बिल्कुल आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम तरह की जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो देखिए, आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में मानसून से होने वाली बीमारियों के बारे में जाना, उसके बारे में भी जाना, और साथ ही जो किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं इस बारे में भी आपने जाना। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में मैं फिर से एक बार हाजिर होंगी एक नई बीमारी के साथ और एक नए परामर्श के साथ में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।